हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम उत्तर मौर्य काल की चर्चा कर रहे थे और हमने देखा कि किस प्रकार मौर्य साम्राज्य की पतन से लेकर गुप्त साम्राज्य की स्थापना के जो बीच का काल है वो भारतीय इतिहास में उत्तर मौर्य काल या पोस्ट मौर्य काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में जहाँ एक और हमें जो आपका जो पूर्वी भारत है या मध्य भारत है या ढक्कन का जो प्रदेश है, वहाँ पर मौर्यों के स्थान पर कई जो स्थानीय शासक हैं उनका शासन देखने को मिलता है। हमने देखा कि जहाँ एक और स्वदेशी शासकों में हमें सुंग, कण्व और सातवाहन का शासन हमें दिखाई देता है, और वहीं जो पश्चिमोत्तर भारत है वहाँ मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया से आए कई जो राजवंश हैं जिनको इंडो ग्रीक है, शक है, पहलव और कुषाण कहा जाता है, इनका शासन है वो हमें दिखाई देता है। तो एक और तो मौर्य साम्राज्य के जो साम्राज्य है उस पर हमें स्वदेशी शासन है वो दिखाई देता है, और जो पश्चिमोत्तर भाग है वहाँ पर हमें यूनानियों का शासन है, या हम कहें कि विदेशियों का जो शासन है वो दिखाई देता है। इन विदेशी जातियों के अंदर जो यूनानी, इंडो ग्रीक जिनको कहा जाता है, शक है और पहलव या जिनको पार्थियन भी कहा जाता है, और कुषाण है, इन विदेशी जातियाँ उन्होंने पश्चिमोत्तर भारत की जो पश्चिमोत्तर जो सीमा है वहाँ पे शासन करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो जो पश्चिमोत्तर भाग, भारत के अंदर जो पश्चिमोत्तर भाग है वहाँ पर जो इन जो विदेशी जातियों का जो शासन दिखाई देता है उसमें सबसे पहले है वो इंडो ग्रीक का नाम आता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडो ग्रीक है, जो इंडो ग्रीक जो शासक है या यूनानी शासक है, वो सबसे पहले सेलूकस का जो आक्रमण है वो हमें नन डायनेस्टी के काल में धनानंद के समय हमें दिखाई देता ही है, सिकंदर का। लेकिन सिकंदर की जो मृत्यु हो जाती है बेबीलोन के अंदर है, और सिकंदर का जो विशाल साम्राज्य है जिसके अंदर मैसेडोनिया, सीरिया, बैक्ट्रिया, पार्थिया, जो हम अफगानिस्तान या पश्चिमी भारत की हम बात करें, एक विशाल जो भाग है वो सिकंदर के अधिकार में था, और जिसमें जो बैक्ट्रिया था वो अफगानिस्तान का जो प्रदेश है उसको बैक्ट्रिया कहा जाता था, ईरान का जो प्रदेश है उसको पार्थिया कहा जाता था। तो सिकंदर की मृत्यु के पश्चात जब बेबीलोन के अंदर सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके जो विभिन्न सेनापति हैं उनके मध्य है वो साम्राज्य के बंटवारे के लिए संघर्ष होता है। और जो सिकंदर के विभिन्न सेनापति थे जिसमें सेलूकस है, एंटिगोनस है, नियार्कस आदि जो प्रमुख सेनापति थे, उसमें जो सेलूकस निकेटर है वो प्रमुख सेनापति था, और उसने है वो जो सिकंदर के दूसरे सेनापति है जिसमें नियार्कस भी प्रमुख था उसको वो पराजित कर देता है, और एंटिगोनस है उसको भी पराजित कर देता है सिकंदर को। जो सेलूकस है वो एम्पस के युद्ध के अंदर है, वो एक प्रकार से है वो जो एंटिगोनस है सिकंदर का प्रमुख सेनापति उसको पराजित कर करके अब सिकंदर का एकमात्र प्रमुख सेनापति सेलूकस रहा, जिसका अधिकार है वो सिकंदर के द्वारा जो जीता गया जो प्रदेश है उस पर उसका आधिपत्य था। तो इम्पस की लड़ाई में 301 ईसा पूर्व के अंदर सेलूकस है वो जो सिकंदर के द्वारा स्थापित जो साम्राज्य उसका प्रमुख है वो बन जाता है सेलूकस के विषय में आप जानते ही हैं कि इस इम्पस की लड़ाई से 4 वर्ष पूर्व है वो 305 ईसा पूर्व के अंदर है वो सेलूकस और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य है उसके मध्य है वो युद्ध होता है। और आप जानते हैं कि किस प्रकार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य है वो सेलूकस को पराजित कर देता है, और सेलूकस है वो अपनी पुत्री हेलेना का विवाह है वो चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। और जो सेलूकस है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक जो वैवाहिक संबंध है, कोर्डियल रिलेशन स्थापित कर देता है, और वो अपना राजदूत है वो भारत के अंदर भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और मेगास्थनीज किस प्रकार इंडिका की रचना करता है ये आप जानते हैं। तो देखिएगा सिकंदर का जो आक्रमण हुआ, यदि यूनानियों जो सिकंदर के नेतृत्व में सबसे पहले भारत के अंदर है वो यूनानियों का आक्रमण है वो सिकंदर के नेतृत्व में होता है, लेकिन सिकंदर के आक्रमण का जो प्रभाव है
वो भारत पर ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि सिकंदर भारत में बहुत कम समय रहा, कुछ महीनों ही रहा और उसका प्रभाव है वो भारत के अंदर ज़्यादा नहीं रहा। लेकिन सिकंदर के पश्चात के जो यूनानी, जो उसके सेनापतियों के द्वारा शासित जो शासन था, उनका प्रभाव है वो भारत के अंदर ज़्यादा दिखाई देता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो 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 सिकंदर की मृत्यु के पश्चात या उसके जो सेनापतियों ने जो साम्राज्य स्थापित किया था, उन्होंने जो सिकंदर के जो साम्राज्य, उससे भी भारत के अंदर वो बड़ा साम्राज्य, भारत के अंदर जो पश्चिमोत्तर भाग के अंदर एक विशाल जो साम्राज्य है वो स्थापित किया था। तो सिकंदर जो 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 सेलूकस है, सेलूकस के जो वंशज हैं, उन्होंने है वो एक प्रकार से वो भारत के पश्चिमोत्तर जो भाग है उस पर है वो आक्रमण करते हैं। और उसका कारण जैसे आप जानते हैं कि अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारियों को माना जाता है। तो सेलूकस जो निकेटर है, जो कि सिकंदर के जो साम्राज्य का जो प्रमुख उत्तराधिकारी था, सेलूकस निकेटर जिसको कहा जाता है, और उसका जो लड़का था उसका नाम एंटियोकस था। एंटियोकस प्रथम था। एंटियोकस प्रथम का जो पुत्र था वो एंटियोकस सेकंड था। तो एंटियोकस जो सेकंड था, जो सेलूकस निकेटर का जो पुत्र था, पुत्र था एंटियोकस सेकंड, वो बड़ा नालायक था, शराबी प्रवृत्ति का था। और इस समय जो एंटियोकस जो था, एंटियोकस सेकंड के समय है वो एक तरह से क्या है कि जो हम कहें कि डायोडोरस है वो बैक्टीरिया का गवर्नर था, और एक तरह से आर्सेकस है वो पार्थिया का गवर्नर था। तो सेलूकस के साम्राज्य के अंदर बैक्टीरिया और पार्थिया दो प्रमुख राज्य थे। बैक्टीरिया जैसे आप जानते हैं अफगानिस्तान का जो प्रदेश है उसको वो बैक्टीरिया का क्षेत्र आता था। ईरान का क्षेत्र है वो एक तरह से है वो आप जानते हैं कि पार्थिया का क्षेत्र आता था। तो इस समय एंटियोकस जो सेलूकस का पुत्र एंटियोकस सेकंड था, उसका एक प्रकार से जब हम कहें कि उसका जो उसके समय के अंदर है वो जो डायोडोरस है वो बैक्टीरिया का गवर्नर था, और आर्सेकस है वो पार्थिया का गवर्नर था। तो इन दोनों ने, जो डायोडोरस प्रथम और जो आर्सेकस है, उन दोनों ने है एक प्रकार से क्या है कि एंटियोकस सेकंड के विरुद्ध है वो एक तरह से विद्रोह कर दिया था और स्वतंत्रता की घोषणा है वो कर दी थी। तो इस समय जो बैक्टीरिया की हम बात करते हैं, अर्थात बैक्टीरिया के अंदर है वो डायोडोरस ने है वो स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। और डायोडोरस जो प्रथम है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो 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 कि एंटियोकस जो सेकंड है उसका एक का गवर्नर था। तो उसने एक तरह से क्या है कि बैक्टीरिया के स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी, अर्थात यूनानी साम्राज्य से वो अलग हो गया बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में है वो उस समय है वो यूनानी, ईरानी और सीतियन आदि आदिवासी जातियाँ भी रहती थी। तो जो जो डाइडो डाइडो डाइड जो 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 डायोडोटस है या डायोडोरस है, डायोडोरस प्रथम है वो एक तरह से जो एंटियोकस सेकंड के समय तो बैक्टीरिया का गवर्नर था ही, जिससे उस समय उसे स्वतंत्रता घोषणा कर दी थी। एंटियोकस प्रथम के समय भी गवर्नर था। और ये इसके समय के अंदर जो बैक्टीरिया है वो सीरिया से है, वो जो जो यूनानी साम्राज्य जो सीरिया तक फैला हुआ था उससे एक तरह से एक तरह से अपने आप को अलग कर लेता है। तो जो डायोडोरस जो 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 डायोडोटस है, तो डायोडोटस है वो एक तरह से क्या है कि जो जो उसका जो सेनापति था, डायोडोटस सेकंड का जो जो सेनापति था उसका नाम यूथिडेमस था। और यूथिडेमस है वो एक तरह से क्या है कि डायोडोटस की जो हत्या कर देता है। और यूथिडेमस है जो हत्या कर देता था, ऐसी स्थिति उस समय सीरिया का शासक सेलूकस था। तो सेलूकस थर्ड था, वो क्या है कि यूथिडेमस को है वो अपने दरबार में बुलाता है। और लेकिन यूथिडेमस है वो एक तरह से क्या है कि वो सेलूकस थर्ड के दरबार में नहीं जाता है और अपने पुत्र है वो डेमेट्रियस को भेज देता है। और डेमेट्रियस है वो सेलूकस थर्ड है वो उससे इतना प्रभावित होता है वो अपनी पुत्री का विवाह है वो डेमेट्रियस से वो सेलूकस है वो कर देता है। तो इस तरह से क्या है कि यूथिडेमस का जो पुत्र था वो डेमेट्रियस था। और डेमेट्रियस है वो जो है वो भारत पर वो आक्रमण करता है, और वो जो पंजाब का जो इलाका है उस पर वो अधिकार कर लेता है। और लेकिन बाद में जब जो यूथिडेमस है जो उसकी भी जो मृत्यु हो जाती है। और फिर क्या है कि जो सेलूकस फोर्थ है वो एक प्रकार से क्या करता है कि उसका जो सेनापति था यूक्रेटाइटस वो उसको वो बैक्टीरिया से है वो भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। तो इस समय भारत के अंदर जो दो प्रमुख यूनानी है
एक तो जो हम कहें कि जो यूथिडेमस का पुत्र डेमेट्रियस था, और दूसरा जो हम कहें कि सेलूकस जो 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 फोर्थ है उसका सेनापति यूक्रेटाइडस था। तो इन दो का आक्रमण भारत के अंदर होता है। तो भारत पर जो यूनानियों का आक्रमण उत्तर मौर्य काल के अंदर होता है, वो एक तो आप ध्यान रखें कि यूथिडेमस का जो पुत्र डेमेट्रियस है उसका भारत पर आक्रमण होता है, और पंजाब के इलाकों के अंदर वो के आसपास के इलाके में वो अधिकार कर लेता है, और वो अपनी राजधानी साकल को बनाता है, और अब भारतीय राजाओं की उपाधि धारण करता है। और एक प्रकार से उसके समय के अंदर यूनानी और ख्रोष्टी लिपि वाले जो सिक्के हैं, लेख वाले जो सिक्के हैं, वो भी भारत के अंदर चलते हैं। तो एक तो डेमेट्रियस जो वंश है, जो कि सेलूकस जो 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 आपका जो हम कहें कि यूथिडेमस का जो एक पुत्र था, वो डेमेट्रियस है, वो भारत पर आक्रमण करता है। और इस समय डेमेट्रियस वंश का जो सबसे जो डेमेट्रियस था, और डेमेट्रियस के बाद में जो डेमेट्रियस वंश का जो दूसरा प्रतापी शासक था वो मिनेंडर था। तो मिनेंडर आप जानते हैं कि मिनेंडर है वो जो बौद्ध भिक्षु जो नागसेन है उसके मध्य वार्तालाप जो 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 नागसेन के द्वारा रचित जो मिलन पनो नामक ग्रंथ है उसके अंदर हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि जो मिनेंडर है, यूनानी शासक जो मिनेंडर है, जो कि डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, वो बौद्ध धर्म के भिक्षु नागसेन के संपर्क में आता है, और उनके मध्य वो आपस में बौद्ध धर्म से संबंधित है वो वार्तालाप होती है। और उस वार्तालाप के अंदर क्या है कि मिनेंडर बहुत प्रभावित होता है, और मिनेंडर है वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है, और इसकी जानकारी हमें मिलन पर्वों में मिलती है। और कौशाम्बी के रे नामक स्थान के अंदर इलाहाबाद के निकट जो है वहाँ पर एक अभिलेख मिलता है, रे अभिलेख मिलता है। उससे भी है वो मिनेंडर के साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है कि मिनेंडर का जो साम्राज्य है उसकी राजधानी वो साकल थी, जो शिक्षा और व्यापार के लिए प्राचीन भारत के अंदर या उत्तर मौर्य काल के अंदर वो प्रसिद्ध मानी जाती थी। और इसका जहाँ तक इसके मिनेंडर के जो साम्राज्य की हम बात करें, तो मिनेंडर का जो साम्राज्य है वो जो उत्तर के अंदर जो हम काबुल से लेकर के दक्षिण के अंदर बुंदेलखंड तक, और पूर्व में सिंध प्रांत से लेकर के जो पूर्व में मथुरा से लेकर के पश्चिम में सिंध प्रांत तक है उसका साम्राज्य था। तो कहने का मतलब ये है कि मिनेंडर है वो डेमेट्रियस वंश का है, वो सबसे प्रतापी शासक है वो माना जाता है, और जो जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो ये यूनानी शासक था डेमेट्रियस वंश का जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और हम कहते हैं कि जो शुंग शासक जो 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 वसुमित्र था, उसने सिंधु नदी के मुहाने पर है वो जो 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 यूनानियों को वो पराजित भी किया था, इसका उल्लेख भी हमें मिलता है। और इनके जो सिक्के हैं मिनेंडर के सिक्के, वो गुजरात के अंदर है, बनोज नामक स्थान से हमें सिक्के भी मिलते हैं। तो एक तो इंडो ग्रीक शासक जो उत्तर मौर्य काल के अंदर जो इंडो ग्रीक शासकों का जो भारत पर जो आक्रमण हुआ, उसमें एक डेमेट्रियस वंश के नेतृत्व में डेमेट्रियस का हुआ, और डेमेट्रियस है उसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। और डेमेट्रियस के बाद में जो डेमेट्रियस है जो यूथिडेमस का पुत्र था, उसके जो आक्रमण होता है, और उसके बाद में है वो यूक्रेटाइडस है उसका जो आक्रमण होता है। तो यूक्रेटाइडस, जैसे मैंने आपको बताया कि यूक्रेटाइडस है वो सेलूकस फोर्थ का सेनापति था, और इसने अपनी राजधानी है वो तक्षशिला को बनाई थी। और इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना आप जानते हैं कि एंटियोकलिडस है वो एक तरह से यूक्रेटाइडस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। जैसे डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनेंडर था, वैसे ही यूक्रेटाइडस वंश का सबसे प्रतापी शासक है वो एंटियोकलिडस था। और एंटियोकलिडस के बारे में हमने सुंग डायनेस्टी के विषय में, सुंग डायनेस्टी का जब अध्ययन कर रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि सुंग शासक जो भागभद्र है, उस भागभद्र के समय के अंदर है वो एंटियोकलिडस है, वो अपने राजदूत है, वो हेलियोडोरस को है वो भागभद्र के दरबार के अंदर वो भेजता है। और एक तरह से जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मिनेंडर ने है वो नागसेन के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, उसी प्रकार जो हेलियोडोरस है उसने है वो जो एक तरह से भागवत धर्म है या वैष्णव धर्म है उसको ग्रहण कर लिया था। और इसका प्रमाण ये मिलता है कि जो हेलियोडोरस है जो कि एंटियोकलिडस है उसका राजदूत था, जो भागभद्र के समय में आया था, शुंग शासक भागभद्र के समय में आया था, उसने विदिशा के अंदर एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है, जो कि एक भागवत धर्म का, और उस गरुड़ स्तंभ पर है वो वासुदेव है वो अंकित करवाता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो एक यूनानी शासक मिनेंडर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है, और यूक्रेटाइडस है जो वंश का जो हेलियोडोरस है वो एक भागवत धर्म है वो ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से यूनानी जो भारत पर आक्रमण होते हैं उत्तर मौर्य काल के अंदर, उसमें डेमेट्रियस वंश और एक तरह से क्या है कि
यूक्रेटाइडिस वंश है, उन दोनों के आक्रमण होते हैं। और डिमेट्रियस वंश के अंदर डेमेट्रियस और मिनेंडर है, वो प्रतापी शासक थे, या मिनेंडर उसमें सबसे प्रतापी शासक था। और यूक्रेटाइडिस वंश के अंदर है वो जो एंटियालकस के जो राजदूत के रूप के अंदर है, एंटियालकिडिस के राजदूत के रूप में हेलियोडोरस आता है। और हेलियोडोरस है वो एक तरह से क्या है कि भागवत धर्म है उसको ग्रहण है वो कर लेता है। तो इस तरह से क्या है कि भारत में उत्तर मौर्य काल के अंदर भारत के अंदर यूनानियों का जो आक्रमण होता है, और यूनानी जो आक्रमण होता है उसका जो प्रभाव है भारत पर, जो यूनानी आक्रमण का जो प्रभाव है वो उत्तर मौर्य काल में वो उसमें महत्वपूर्ण प्रभाव हमें दिखाई देता है। और वो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव वो यहाँ के सिक्कों में हमें दिखाई देता है, क्योंकि यूनानी पहले शासक थे, भारत में आने वाले पहले शासक थे जिन्होंने भारत के अंदर है वो स्वर्ण सिक्के जारी किए। क्योंकि इस समय भारत के अंदर जो रोम के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित होता है, बहुत सा सोना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर आता है। तो उत्तर मौर्य काल के अंदर है वो राजनीतिक दृष्टि से अस्थिरता का दौर था, लेकिन आर्थिक दृष्टि से भौतिक समृद्धि का काल माना जाता है, क्योंकि इसके समय में ट्रेड रिलेशन मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध होता है। और व्यापारिक संबंध होने के कारण से मध्य एशिया से है या रोम से विशेष रूप से सोना भारत के अंदर आता है। और बदले के अंदर यहाँ हमारे जो मसाले वगैरह है वो रोम के अंदर जाते हैं। तो रोम के शासक जो रोम के जो इतिहासकार प्लिनी है वो नेचुरल हिस्ट्री लिखते हैं, उसमें वो दुख प्रकट भी करते हैं कि हमारा पूरा का पूरा सेना भारत चला जाता है। तो इस तरह से क्या है कि भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी करने का जो श्रेय है वो इंडो ग्रीक शासकों को है। और न केवल स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय है, अपितु इंडो ग्रीक शासकों से पहले है जो भारत पर आक्रमण किया, उससे पहले भारत के अंदर जो सिक्के थे वो एक प्रकार से जिनको आहत मुद्रा कहा जाता था, आहत मुद्रा का प्रचलन था। और जो आहत मुद्रा है वो जैसे हम कहें कि आहत मुद्रा है वो चांदी और तांबे की बनी होती थी, और उन पर किसी प्रकार के लेख नहीं थे। जबकि यूनानी शासकों ने जो सिक्के जारी किए उन पर विभिन्न शासकों के नाम मिलते हैं और उनका चित्रांकन भी हमें मिलता है। तो इस तरह से लेख वाले सिक्के जारी करने का जो श्रेय है भारत के अंदर सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय इंडो ग्रीक शासकों का, और भारत में सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के जारी करने का श्रेय भी इंडो ग्रीक शासकों को जाता है। इसके साथ साथ यूनानी जो भारत में यूनानी जो प्रभाव है, यूनानी आक्रमणों का जो प्रभाव है, हालांकि यूनानी भारत के अंदर ये इंडो ग्रीक शक जो आपके जो आपका जो शक पहलव और कुषाण ये जो जातियाँ आई ये भारत के अंदर घुल मिल गई। जैसे मैंने आपको बताया मिनेंडर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, और जो जैसे मैंने आपको बताया कि हेलियोडोरस है उसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया। तो भारत की सभ्यता और संस्कृति में मिल गई, लेकिन फिर भी इनका प्रभाव पड़ा। तो भारत के अंदर जो गंधार शैली है, मूर्ति कला की जो दो शैली मथुरा शैली और जो गंधार शैली हम पढ़ेंगे, तो मथुरा शैली तो पूर्ण से स्वदेशी थी, लेकिन जो गंधार शैली है जिसका जो विषय है वो तो भारतीय है, लेकिन जिसका जो कला है वो एक तरह से विदेशी कला है, तो जिसको हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहा जाता है। तो भारत के अंदर पश्चिमोत्तर भारत के अंदर जो मूर्ति कला की जो गंधार शैली है उसका जन्मदाता है वो यूनानियों को माना जाता है। यूनानी प्रभाव के कारण से भारत में मूर्ति कला की एक नई शैली विकसित हुई जिसको गंधार कला कहा जाता है। इसके अलावा यूनानियों का प्रभाव है वो यूनानी हालांकि आक्रमणकारी थे, बर्बर थे, लेकिन यूनानी है वो ज्योतिष विद्या के अंदर है वो बड़े प्रमाणित थे। वराहवीर ने भी इसकी प्रशंसा की है कि ज्योतिष के विषय के अंदर जो फलित ज्योतिष है, उस फलित ज्योतिष से मतलब भाग्य जो एक तरह से जो विद्या है ग्रह नक्षत्रों के आधार पर है वो फ्यूचर के बारे में बताना है, वो एक तरह से भारतीय जो ज्योतिष पर है वो जो यूनानी प्रभाव प्रभाव माना जाता है। और यूनानियों ने जो ज्योतिष के अंदर जो रोमक और पोलिस नामक जो नए सिद्धांत है वो एक प्रकार से है वो दी। और भारत के अंदर जो जन्मपत्री बनाने की जो कला है ज्योतिष के अंदर, भारतीय विद्वानों ने जन्मपत्री कला बनाने की जो कला है वो यूनानियों से सीखी, और यूनानियों से ही भारतीयों ने है वो सप्ताह के अंदर जो 7 दिन है वो यूनानियों की देन ही वो मानी जाती है। और एक तरह से क्या है कि जिस तरह हम कह सकते हैं कि जो भारतीयों ने फिर जो यूनानियों से जो ये कला सीखी वो ये ज्ञान है अरबवासियों को दिया। अरबवासियों की बात के अंदर अरबवासियों ने उनको यूरोप के अंदर गया। तो भारतीय जो ज्ञान है वो यूनानी ज्ञान है वो पहले भारतीयों को, और भारतीयों से अरबियों का संपर्क हुआ तो अरबियों ने वो उस ज्ञान को सीखा, और अरबियों के बाद में वो यूरोप के अंदर ये ज्ञान गया। तो ज्योतिष विद्या के क्षेत्र के अंदर है वो महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसके साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। चिकित्सा का जो विख्यात प्राचीन भारत में जो विख्यात चिकित्सक था भारतीय चरक है। तो भारत के अंदर जो यूनानी जो चिकित्सक हिप्पोक्रेटिस है उसके बहुत से सिद्धांत है वो भारतीय चिकित्सा पद्धति में हमें मिलते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रभाव हमें दिखाई देता है।
और इसके साथ साथ हमारे जो साहित्य के अंदर बहुत से जो शब्द हैं, जिसमें यवनिका जो शब्द है, जिसके अंदर जो कि नाटक के अंदर जो पर्दा हटने या साज सज्जा से संबंधित माना जाता है, वो एक प्रकार से यूनानी शब्द ही है, जो कि यूनान से है, वो लिया गया है। इसके अलावा जो हमारे साहित्य के अंदर बहुत से जो शब्द हैं, वो एक प्रकार से हैं, वो यूनानी प्रभाव है, वो हमें इसमें दिखाई देते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में, शिल्प कला के क्षेत्र में तो हालांकि ज़्यादा प्रभाव हमें दिखाई देता है, क्योंकि भवन ज़्यादातर नष्ट हो गए, लेकिन मूर्ति कला की जो गंधार शैली है, उसका प्रभाव है वो हमें, यूनानी प्रभाव वो हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो 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 भारत में यूनानी आक्रमण का जो प्रभाव है, उत्तर जो मौर्य काल में यूनानी आक्रमण हुआ, उसमें भारत में विशेष रूप से प्रभाव है वो यहाँ के सिक्कों पर प्रभाव दिखाई देता है। स्वर्ण सिक्के जारी हैं, लेख वाले सिक्के जारी होते हैं। धर्म पर जो प्रभाव, जैसे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार नागसेन है वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है, एंटियालकिडिस का राजदूत हेलोडोरस है वो भागवत धर्म का अनुयायी बन जाता है, और किस प्रकार बेसनगर के अंदर गरुड़ ध्वज है वो स्थापित करता है। तो इस तरह से भारतीय धर्म को प्रभावित किया। ज्योतिष को, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से है भारत के अंदर जो ज्योतिष विद्या है, उसमें जो जन्मपत्री बनाने का, जो ज्योतिष विद्या में रोमक और पोलिस सिद्धांत जो ज्योतिष के, उसका प्रभाव है वो यूनानी प्रभाव वो जान पड़ता है। इसके साथ साथ भारतीय साहित्य के बहुत से शब्द हैं, यवनिका जैसे शब्द हैं, वो भी यूनानी प्रभाव है, वो दृष्टिगत होता है। भारतीय चिकित्सा के अंदर जो यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटिस है, उसका जो प्रभाव है भारतीय चिकित्सा पद्धति में हमें दिखाई देता है। भारतीय मूर्तिकला की जो गंधार शैली है, उसका प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूनानियों का जो 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 हम कह सकते हैं कि काफ़ी प्रभाव है वो भारतीय समाज पर है और संस्कृति पर है, वो हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उत्तर मौर्य काल के अंदर जहाँ एक और है वो स्वदेशी शासन, शुंग व सातवाहन का शासन हमें दिखाई देता है, वही दूसरी ओर है यूनानी आक्रमणों का दौर है, या हम कहें कि विदेशी आक्रमणकारियों का दौर शुरू होता है। न केवल आक्रमणकारी आक्रमण करते हैं, अपितु भारत के अंदर अपने साम्राज्य स्थापित करने में भी सफल होते हैं। इन उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत पर जो पहला जो साम्राज्य है, उत्तरी पश्चिम मौर्य साम्राज्य के खंडरों पर जो पहला जो साम्राज्य स्थापित किया जाता है, वो एक तरह से डेमेट्रियस वंश के द्वारा है और यूक्रेटाइडस वंश के द्वारा है, इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा है वो स्थापित किया जाता है, जिसमें डेमेट्रियस वंश का जो महत्वपूर्ण शासक मिनेंडर था, जिसके बारे में जो मिलन पलों के अंदर जो नागसेन ने रचना की थी, जिसमें मिनेंडर और जो यूनानी शासक मिनेंडर और जो हम कहें कि जो नागसेन है बौद्ध भिक्षु, उसके बीच के अंदर आध्यात्मिक विषय की जो वार्तालाप है वो हमें मिलती है। वही यूक्रेटाइडस जो वंश है, उसका जैसे प्रतापी शासक है वो हेलियोडोरस को माना जाता है, और किस तरह से हेलियोडोरस है वो शुंग शासक भागभद्र के समय में आता है, और किस तरह से वो भागवत धर्म को ग्रहण कर लेता है, और किस तरह से विदिशा के अंदर वो गरुड़ ध्वज है वो स्थापित है, वो बेसनगर के अंदर गरुड़ ध्वज स्थापित करता है। तो इस तरह से इंडो ग्रीक जो शासक है, उसमें भारत पर आक्रमण करने वाले जो इंडो ग्रीक शासक है, वो एक तो डेमेट्रियस वंश था और एक यूक्रेटाइडस वंश था, और दोनों के अंदर एक मिनेंडर जैसे प्रतापी शासक था, और यूक्रेटाइडस वंश का वो हेलियोडोरस है वो प्रतापी शासक था। तो इन दोनों ये जो यूनानियों ने है वो भारत पर जो कब्जा किया, उसके बाद में इंडो ग्रीक शासकों के बाद में भारत के अंदर है वो शकों का शासन स्थापित होता है, और जो 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 यूनानियों की साम्राज्य पर है वो शक शासन हमें दिखाई देता है। और शक भी जैसे एक मध्य एशिया की एक जाति थी, और इसकी 5 शाखाएं वो भारत के अंदर वो रहती हैं। तो शकों के बारे में हम चर्चा है वो अगले व्याख्यान में करेंगे, शक, और फिर पारथी के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर कुषाण के बारे में करेंगे। तो पश्चिमोत्तर भारत पर है वो साम्राज्य स्थापित करने वाली जो पहली जाति थी, जो पहले विदेशी जाति थी, वो इंडो ग्रीक्स थी। और इंडो ग्रीक के अंदर है हमें जो इंडो ग्रीक शासकों के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें 2 बातें ध्यान रखी। एक डेमेट्रियस वंश के बारे में ध्यान रखना है, जो एक तरह से यूथ्रिडेमस है, उसका पुत्र था डेमेट्रियस, और वो भारत के अंदर एक शासन स्थापित करता है। उसके कंटेम्प्रेरी है यूक्रेटाइडस जो वंश है, उसका जो एंटियोलकिडिस है वो प्रतापी राजा था, और उसके समय किस तरह से हेलियोडोरस है वो में आता है। तो इस तरह से क्या है कि इसका जो यूनानी प्रभाव क्या पड़ा, ये विशेष रूप से हमें ध्यान में रखना है। तो कल हम अगले व्याख्यान के अंदर है वो शक के बारे में चर्चा करेंगे, फिर पार्थिव के बारे में चर्चा करेंगे, जिनको पहले भी कहा जाता है, और फिर कुषाण साम्राज्य है के बारे में चर्चा करेंगे, जिसने एक विशाल साम्राज्य वो स्थापित किया, जिसमें जो कुषाण साम्राज्य है वो भी यूची जाति के लोग थे। उसके बारे में हम भीम कडफिसेस, कुजल कडफिसेस, भीम कडफिसेस और कनिष्क के विषय में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।